हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ मनोविज्ञान के टॉप चुनिंदा प्रश्न जो कई बार पूछे गए हैं, है ना? तो देख लेते हैं और शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर बहुत ही उम्दा कोटेशन है और ये कई बार पूछी गई है, तो इसको इम्पोर्टेंट भी लगा लें क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? तो आइए देख लेते हैं कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। आप सभी लोगों के पास विकल्प हैं। क्या कॉल और ब्रूस ने कहा है, या रॉस ने, या रूसो ने, या जॉन डीवी ने, है ना? तो समझ लेते हैं, बहुत ही इत्मीनान से आंसर देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कर ले गए होंगे इसको। तो इसका सही विकल्प होगा कॉल एंड ब्रूस, है ना? अब इसे याद कैसे करेंगे, ये ट्रिक भी मेरे पास है कि इसको याद कैसे करना है। जीवन का अनोखा काल, है ना? जब आप ब्रुश करते हैं तो आपको अनोखा लगता है ना? जब आप ब्रुश करते हैं तो आपको अनोखा लगता है। तो यही ट्रिक है कि जब आप ब्रुश करेंगे, यार कॉलगेट और ब्रुश ये करते हैं तो सुबह सुबह अनोखा सा लगता है ना? तो कॉल एंड ब्रुश ये कथन किसका हो जाएगा? अनोखा, है ना? तो ये ऐसे याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका सही विकल्प होगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है और ये पूछी गई है एग्जाम में, है ना? प्रीवियस ईयर में आप उठा के देख सकते हैं। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें कि बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा है। सबसे पहले ये बता दें कि ये मिथ्या क्या होती है और ये छद्म परिपक्वता क्या होती है ना? परिपक्वता मानी होता है कि मैच्योरिटी, है ना? परिपक्व नहीं है आप, मैच्योर नहीं है। और मिथ्या मानी होता है झूठ, है ना? अब जैसे मैं कह दूं तुमसे, अभी आप 12वीं में पढ़ रहे हैं और मैं कह दूं कि आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आप पास हो जाएंगे। तो ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये, है ना? ये परिपक्वता नहीं है आपकी, आप मैच्योर नहीं हैं इसके लिए। तो यही बात कहा गया है कि बाल्यावस्था को मिथ्या, झूठ की अवस्था या छद्म परिपक्वता, है ना? मैच्योरिटी नहीं है। ये किसने बताया है ना? क्या कॉल एंड ब्रूस हैं, या रॉस हैं, या सिगमंड फ्राइड हैं, या एडलर हैं, है ना? तो ये किसने बताया था, इसका सही विकल्प का चुनाव करें। कर ले गए होंगे मुझे आशा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, रॉस। रॉस ने ही ये बताया था कि बाल्यावस्था मिथ्या, है ना, झूठी और छद्म परिपक्वता का काल है बाल्यावस्था, है ना? तो ये बताया था रॉस ने। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, यह कथन किसका है? बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, ऐसा कथन किसका है और किसका मानना है? तो विकल्प ए है, क्या रॉस का कथन है, या बिलियर जॉन्स सिम्पसन का कथन है, या रूसो का कथन है, या फिर स्किनर का है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प होगा कि ये बिलियर जॉन्स एवं सिम्पसन का कथन है। तो इसका सही विकल्प का जो भी आंसर है वो हो जाएगा बिलियर एंड जॉन्स, है ना? तो ये तीसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि बालक अपने आप को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, ऐसा कथन किसका है? किसका मानना है कि बालक संसार में, विशाल संसार में अपने आप को पाता है और जो भी चीज़ दिखता है उसके बारे में तुरंत जानना चाहता है कि ये क्या है ना? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। क्या ये स्टैंग का कथन था, या वॉटसन का कथन है, या गैसल का, या बैलेंटाइन का, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है, स्टैंग का कथन है ये। इसका सही विकल्प होगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेट में कई बार पूछा गया है ना? तो जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? क्या उत्तेजना होती है, क्या क्रोध होता है, प्रेम होता है, भय होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये टेट में कई बार पूछा गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगाएं कि जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए
तो जो भी विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। इसमें जन्म के समय शिशु में उत्तेजना होती है, तो इसका सही विकल्प होगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित होते हैं। ये कब होते हैं ये पूछा गया है कि प्रथम वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, ये कब तक होते हैं, ऐसा आप सभी लोगों को बताना है। कि ये जो भय है, बच्चा डरने लगता है, गुस्साने लगता है, प्रेम करने लगता है, खिलने लगता है और उसे दर्द का महसूस होने लगता है। तो ये बालक में किस वर्ष में ये जो संवेग हैं विकसित हो जाते हैं, इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है कि प्रथम वर्ष तक बालक में ये सभी गुणों का विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। इसका सही विकल्प होगा प्रथम वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। सामाजिक भावना नहीं होती है, समझ नहीं होती है, सामाजिक मूल्यों का ज्ञान नहीं होता है, ऐसा किस अवस्था में पाया जाता है। क्या बाल्यावस्था में सामाजिक भावना नहीं होती है, क्या शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। ये अवस्था आप सभी लोगों को चुननी है कि किस अवस्था में सामाजिक ज्ञान नहीं रहता है ना। तो इसका सही विकल्प आप सभी लोग कर ले गए होंगे कि शैशवावस्था में सामाजिक ज्ञान नहीं रहता है, बाल्यावस्था से शुरू होता जाता है और किशोरावस्था तक और प्रौढ़ावस्था तक ही, है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, शैशवावस्था। सामाजिक गुणों का अभाव रहता है ऐसा प्रश्न था, तो इसका सही विकल्प होगा शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया था। क्वेश्चन नंबर अगला है और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिगमंड फ्राइड के बारे में। ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे, अहम, इदम और परम अहम, है ना। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो उसकी जो मतलब क्या बोलते हैं, अरे कंपेयर की थी, तुलना की थी बर्फ़ के शिलाखंड से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वियना ऑस्ट्रिया के डॉक्टर थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये कहते हैं क्या कि फ्राइड के बारे में कि लड़कों के मातृ प्रेम का भाव, है ना, जो लड़के हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लड़के हैं वो माताओं के प्रति ज़्यादा ही संवेदनशील होते हैं। और जो लड़कियां होते हैं वो पिता के प्रति संवेदनशील होती हैं। ऐसा आप सभी लोग देख सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करके देख सकते हैं, है ना। तो ये क्यों होता है, ये किस ग्रंथि के कारण होता है, ऐसा प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। क्या ओडिपस ग्रंथि है या इलेक्ट्रा है या थायराइड है या सामाजिक है, बात करें इसका। तो जो लड़कों में ग्रंथि होती है वो होती है ओडिपस। जो लड़कों में ग्रंथि होती है वो होती है ओडिपस और जो लड़कियों में ग्रंथि होती है वो होती है इलेक्ट्रा। याद रखना कि इलेक्ट्रा ग्रंथि जो कि लड़कियों में पाई जाती है और ये पिता के प्रेम को दर्शाती है, इनका झुकाव पिता की ओर होता है। और जो लड़कों में जो ओडिपस ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि के कारण ही इनका झुकाव माता के प्रति अधिक होता है। ऐसा ही है, लोग ना आप देख सकते हैं, आप व्यवहारिक जीवन में भी देख सकते हैं ऐसा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, जो भी विकल्प ए लगा रहे थे वो सही है। लड़कों की बात करेंगे तो ओडिपस और लड़कियों की बात करेंगे इलेक्ट्रा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो आ गया। मैंने बताया था कि फ्राइड ने लड़की के पितृ प्रेम को मतलब बढ़ावा दिया है ना। अब फ्राइड कहता है कि लड़के हैं वो ओडिपस ग्रंथि के कारण माता से अत्यधिक प्रेम करते हैं। और किस ग्रंथि के कारण लड़कियां पिता से प्रेम करती हैं, मतलब उनका झुकाव पिता की तरफ अधिक होता है। क्या सामाजिक भावना, सद्भावना, इलेक्ट्रा भावना या ओडिपस, है ना। ओडिपस का हमें पता है ये बॉयज़ के लिए होता है ना। और ये इलेक्ट्रा ये लड़कियों के लिए है। तो इसका सही विकल्प का चुनाव जो भी सी लगा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि वॉटसन ने
संवेगों की संज्ञा बताई है, कितनी बताई है, संवेग कितने होते हैं वाटसन ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प का चुनाव करें। क्या 12 होती है, 3 होती है, 14 होती है, 15 होती है, कितनी होती है? बता दें कि 14 मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या खूब पूछी जाती है एग्जाम में। 14 मैकडूगल ने संवेगों की संख्या 14 बताई थी, याद रखना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और अब पूछ रहा है वॉटसन ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो जो भी विकल्प बी लगा रहे हैं वो सही है। वॉटसन के अनुसार जो संख्या थी वो 3 थी संवेग, और मैकडूगल के अनुसार संवेग थे 14, है ना। मैकडूगल ने ही मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पूछा जाता है तो मैकडूगल साहब ने दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्या है ये यूथसा, क्या है इसका सही विकल्प का चुनाव करें। यूथसा क्या है, ये वही है जो मैकडूगल ने 14 संवेग बताए थे, उन्हीं में से एक है ना। तो देख लेते हैं क्या है ये। क्या ये आवश्यकता है, चालक है, उद्दीपक है, या मूल प्रवृत्ति है। मैंने बताया था कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत से मैकडूगल साहब जुड़े हैं, तो उन्हीं से जुड़े हैं 14 संवेग। तो मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाए तो मैकडूगल हो जाएंगे, और इन्होंने ही कितने सिद्धांत मतलब संवेग दिए थे, 14। तो ये युत्सा क्या है, ये एक मूल प्रवृत्ति है ना। तो क्वेश्चन नंबर, अब मूल प्रवृत्ति होती क्या है। जैसे कोई सोचने लगे मूल प्रवृत्ति है कि जैसे भूख, प्यास, नींद, ये क्या है, ये हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। हमें प्यास लगती है, स्वाभाविक है। भूख लगती है, स्वाभाविक है, मूल प्रवृत्ति है, हमारी जन्मजात क्रियाएं हैं ये, इन्हें बदला नहीं जा सकता। नींद हमें स्वाभाविक है, लगती है, ये मूल प्रवृत्तियां हैं। यही तो मूल प्रवृत्तियां हैं, है ना, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और जो बदल जाती है उसे आदत कहते हैं, हैबिट कहते हैं। किसी भी काम को बदल लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, वो हैबिट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भावात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया, या इससे संबंधित कौन है ना। अगर पूछा जाता है कि बुद्धि जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, शायद 1885 में किया था, मुझे सन क्लियर नहीं है, लेकिन गाल्टन मुझे याद है कि सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग गाल्टन ने किया था। और बुद्धि के जो मतलब बोल सकते हैं कि साइमन बिने हैं, ये बुद्धि से संबंधित हैं। इन्होंने ही मतलब क्या बोलते हैं, बुद्धि के बारे में ये संबंधित हैं, साइमन बिने, है ना। तो फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, शायद 1885 में किया था। ये सन याद नहीं है, अगर ये गलत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में सही छाप देना। तो अब पूछ रहा है इमोशनल बुद्धि, है ना, ये मतलब जो संवेग होते हैं, प्यार व्यार, रोने धोने, ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, ऐसे मतलब इमोशंस बुद्धि, है ना। तो इसके जो जनक हैं, क्या डैनियल गोलमैन है, अल्फ्रेड बिने है, टर्मन है, या गिलफोर्ट है ना। कौन है, डैनियल गोलमैन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो भी विकल्प ए लगा रहे हैं सही है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इमोशनल बुद्धि के जनक पूछे जाएं, प्रवर्तक पूछे जाएं कौन है, तो डैनियल गोलमैन है। और बुद्धि के जनक फ्रांसिस सी गाल्टन है। अल्फ्रेड जो बिने कौन थे, यही थे जिन्होंने बुद्धि पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और ये टर्मेन कौन है, इन्होंने ही जो मतलब बुद्धि के सूत्र के प्रतिपादक हैं। और ये गिलफोर्ड कौन है, इन्होंने ही त्रियामी सिद्धांत दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने, है ना। तो याद रखना, पूछा जाए त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर, इसका सही विकल्प हो जाएगा डैनियल गोलमैन, इमोशनल बुद्धि के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। क्या थॉर्नडाइक हैं, थर्स्टन है, थॉमसन है, गार्डनर हैं। तो ये टेट के जो भी छात्र हैं, जो कि अभी जो आगामी लगा है 28 नवंबर देना चाहते हैं, सिद्धांत से एक प्रश्न जरूर एग्जाम में ट्रेंड करेगा, तो सिद्धांत याद कर लीजिएगा, है ना। तो यही सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुबुद्धि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है। क्या थॉर्नडाइक हैं, थर्स्टन है, थॉमसन है, हावर्ड गार्टनर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प का चुनाव करें। जो भी लगा रहे हैं विकल्प डी सही हो जाएगा। अब इसे याद कैसे करेंगे, मेरे पास इसका तोड़ है कि जब बहुबुद्धि सिद्धांत, है ना,
बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा जाए तो हार्वर्ड गार्डनर हो जाएंगे। लेकिन इसे याद कैसे रखेंगे कि बहुबुद्धि, जब बहू की बुद्धि लगेगी तो गार्डनर याद आएंगे, गॉड याद आ जाएंगे, है ना। जब बहू की बुद्धि लगेगी तो गॉड याद आ जाएंगे, गॉड से बनेगा हार्वर्ड गार्डनर, है ना। जब बहू की बुद्धि लगेगी, यार बहू में बुद्धि ही कितनी होती है, लेकिन जब उसकी बुद्धि लग जाती है तो सबको गॉड याद आ जाते हैं, ऐसा मानना है मेरा। तो गॉड, हावर्ड गार्डनर, तो ये गॉड से बनेगा गार्डनर। हावर्ड गार्डनर हैं बहुबुद्धि के जनक। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, जो कि किसने दिया है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, बहुकारक और बहुबुद्धि, है ना। कन्फ्यूज नहीं होना है, बहू की बुद्धि लगेगी तो गार्डनर याद आएगा, गॉड याद आएंगे। और जब बहुकारक की बात करेगा, है ना, जब बहुकारक की बात करेगा तो इसके जनक थॉर्नडाइक होंगे। अब इसने ये पूछा है कि विशिष्ट योग्यताएं जो कितनी थी वो कितनी बताई हैं, है ना। हार्वर्ड गार्डनर ने सॉरी थॉर्नडाइक ने कितनी बताई हैं, क्या 3 बताई हैं, 4, 5 या 6, है ना। बस पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा या ट्रेंड किया जाएगा तो पूछा जाएगा कि सिद्धांत से क्वेश्चन बनेगा कि बहुकारक सिद्धांत के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे। अगर इससे और ज़्यादा क्वेश्चन बनता है तो यही प्रश्न बनेगा कि इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं, तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प करें तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 6, है ना। जिन्होंने कारक थे वो कितने बताए थे, 6। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रांकन, चित्र पूर्ति या बैचलर वॉल्यूम परीक्षण किस बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। चित्रात्मक है, चित्र भी है, पूर्ति भी है, बैचलर जो वॉल्यूम परीक्षण है, ये किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो क्या ये व्यक्तिगत बुद्धि के अंतर्गत आता है ना, या जो शाब्दिक है या अशाब्दिक है, या सामूहिक है, या फिर अशाब्दिक सामूहिक है। इसका सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि से एक क्वेश्चन जरूर ट्रेंड करता है एग्जाम में, तो आप पढ़ लीजिएगा बुद्धि टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये जो भी विकल्प भी लगा रहे हैं वो सही है सभी लोग, कि जो ये परीक्षण होता है ये अशाब्दिक परीक्षण होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया है। अगर आपने बड़े इत्मीनान से पिछला क्वेश्चन देखा होगा तो मैंने बताया था कि गिलफोर्ड ऑप्शन में थे, कि जेपी गिलफोर्ड ने त्रियामी सिद्धांत दिया है, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत। वही पूछा गया है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। आप सभी लोग कर ले गए होंगे मुझे आशा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, त्रियामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कल्पना करना, प्रेम करना, घृणा करना किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये ऐसा पूछा गया है कि आप प्रेम करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं। क्या ये ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, या उपरोक्त सभी हैं। बड़े ही इत्मीनान से सॉल्व करें इस प्रश्न को। अब कुछ लोग होते हैं जो विकल्प मिलता है उपरोक्त सभी, सीधा ठोक देते हैं, बोले उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ऐसा नहीं है, हर प्रश्न में नहीं होता है, तो बड़े ही इत्मीनान से प्रश्नों को हल करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जो भी लोग भी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये इमोशंस पर डिपेंड करता है कि आपके इमोशंस पर कंट्रोल है या नहीं है, आप अपने आप को रोक पाते हैं रोने से नहीं या हंसने से नहीं। इन सभी को क्या कहते हैं, इन सभी को इंग्लिश में इमोशंस कहते हैं और हिंदी में कहते हैं भावात्मक। तो यही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जेम्स ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसने कितनी अवस्थाएं बताई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इनसे पूछा गया भी है एग्जाम में, कि जो ब्रूनर साहब हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। अच्छा ये बताओ, जब संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 4 अवस्थाएं बताई हैं, याद रखना। लेकिन जीन पियाजे की नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पूछ रहा है, क्या 3 थी, 4 थी, 5 थी या 2 थी। क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प का चुनाव करें।
तो जो ब्रूनर साहब की जो अवस्थाएं थीं वो 3 थीं और जीन पियाजे साहब की अवस्थाएं 4 थीं, याद रखना। तो इसका सही विकल्प का जो भी विकल्प ए लगा रहे हैं वो सही है ना। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, है ना। ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई थीं और जीन पियाजे ने 4। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अधगम की गति अधिक होने पर बनता है। जब अधगम की गति तेज हो जाती है, आप सीखना बहुत स्पीड से शुरू कर देते हैं, तो उस समय जो अधगम का वक्र होता है वो कैसा बनता है? ऋणात्मक या धनात्मक, समांतर? ये अधगम टॉपिक से क्वेश्चन है और अधगम से लगभग 8 से 10% टेट में ट्रेंड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी का अधगम। तो वहीं से एक प्रश्न है अधगम के वक्र से, है ना। तो जब आप अधगम जब आपका अधगम बहुत ही अच्छा होता है, गति पकड़ लेता है, तब आपका जो वक्र है वो कैसा बनता है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प भी जो भी सही है, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। जब आप बहुत ही इत्मीनान से सीखते चले जा रहे हैं, कोई बाधा नहीं है, आपके पास कोई समस्या नहीं है, तो इसका जो वक्र है वो सीधा बनेगा। सीधा बनेगा यानी कि धनात्मक होगा, आप पॉजिटिव वे में हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भूख, प्यास, नींद, विश्वास या यौन या मलमूत्र त्याग, ये सभी जो आवश्यकताएं हैं, ये कैसी आवश्यकताएं हैं? ये अब्राहम मैस्लो ने से क्वेश्चन है और अब्राहम मैस्लो से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से अब्राहम मैस्लो से क्वेश्चन बनता ही बनता है और टेट में भी पूछा गया था और सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था अब्राहम मैस्लो से। तो अब्राहम मैस्लो से ही क्वेश्चन है। इन्होंने कुछ स्तर बताए थे किस व्यक्ति को किस किस की ज़रूरत होती है, तो आप पढ़ लेना अब्राहम मैस्लो से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है ना, ये सभी समस्याएं कैसी हैं? आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसका सही विकल्प आप लोगों ने कर लिया होगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि भूख है, प्यास है, ये मूल प्रवृत्तियां हैं और ये जन्मजात होती हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो जो भी लोग सी लगा रहे हैं वो बहुत ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि मस्तिष्क की शक्तियों पर बल देने वाला सिद्धांत है। कि जो मस्तिष्क की शक्तियां हैं उस पे बल देता है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है? क्या क्षेत्र का सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है या समग्रवाद का सिद्धांत है? क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था? कूट लेविन ने दिया था। कूट लेविन ने। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आप इसे याद कैसे करेंगे? आप मेरे क्षेत्र में आओगे, हम तुम्हें कूट लेंगे, है ना। आप मेरे क्षेत्र में आओगे, हम तुम्हें कूट लेंगे, कूट से बनेगा कूट लेविन। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, है ना, और ये है समग्रवाद का सिद्धांत। ये किसने दिया था? समग्रवाद का सिद्धांत या पूर्णाकार सिद्धांत या अंश का अंश से पूर्व की ओर सिद्धांत, ये किसने दिया था? तो ये गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत हैं, जैसे बर्दिमार, कोपा, है ना, इनसे संबंधित हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 अपने पर चलते हैं। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो जो भी विकल्प सी लगा रहे हैं वो सही है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। मस्तिष्क की शक्तियों पर बल देता है समग्रवाद का सिद्धांत, अंश से पूर्णाकार, मैक्स बर्दिमर, कोहलर, कोपा, है ना, ये इनसे संबंधित थे। अगर तुमसे पूछा जाता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ विधि का सिद्धांत, है ना, तो ये कोहलर साहब का है ना, सूझ विधि का सिद्धांत। ये पूरा जो जो सिद्धांत है, ये पूरा वाद है, ये समझ पर ही टिका हुआ है, अचानक शब्द पर टिका हुआ है कि व्यक्ति को अचानक सूझ आती है तो उसका समाधान भी मतलब अचानक ही होगा। तो ये अचानक वर्ड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सूझ भी अचानक आएगी, हर चीज़ अचानक होती है समग्रवाद के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर फिलहाल क्वेश्चन नंबर 21 का सही विकल्प सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है?
क्या जो पाठ्यक्रम होता है, क्या वो क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर होता है, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पर होता है, या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर होता है, या गेस्टाल्टवादियों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, वो सूझ पर डिपेंड करता है। कैसी आपकी मनोवृत्ति है, कैसा आप सोचते हैं, या सूझ पर डिपेंड करता है। आपकी मानसिक क्षमता का विकास हो, आप अच्छा सोचें, अचानक सोचें और समस्या को हल करने के लिए ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, तो ये विकल्प चला जाएगा गेस्टाल्टवादियों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 का सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि खोज विधि, समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। खोज विधि के जनक, है ना, खोज विधि के जनक अलग हो जाएंगे, वो हो जाएंगे तुम्हारे कोई आर्मस्ट्रॉन्ग है ना। खोज विधि के जनक वो अलग हो जाएंगे, है ना। खोज विधि या समस्या समाधान या विश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है। क्या सक्रिय अनुबंधन, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपक अनुक्रिया, या गेस्टाल्टवाद। क्वेश्चन नंबर 23 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो मैंने बोला था अचानक सूझ आती है, अचानक वर्ड आता है जब समस्या समाधान अचानक होता है, समस्या भी अचानक आती है, तो ये गेस्टाल्टवाद का नियम कहलाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 का डी। और पूछा जाए खोज विधि के जनक कौन है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, और मैंने बताया था कि जिनका भी आगामी टेट लगा हुआ है, सिद्धांत से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, परिभाषाओं से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी लोग कंठस्थ होकर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें और बने रहें मेरे साथ बड़े ही इत्मीनान के साथ। अंतर्निहित न्यूनता सिद्धांत के जो जनक हैं वो कौन है। क्या गुथरी हैं, क्लार्क हल हैं, वॉटसन हैं, या कूट लेविन हैं। मैंने बताया था कि आप मेरे क्षेत्र में आओगे, हम तुम्हें कूट लेंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये क्षेत्र का सिद्धांत कूट लेविन का है ना। क्लार्क हल, क्या ये हो जाएंगे, या गुथरी हो जाएंगे। गुथरी ने दिया था समीपता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत दिया था गुथरी ने। इन्होंने बिल्लियों पर प्रयोग किया था, एक गेट बना दिया था और बिल्लियों को दरवाजे से, तो एक जो बिल्ली है वो समीप के गेट से निकलती है, तो इसी वजह से इन्होंने इस सिद्धांत का नाम दिया था समीपता का सिद्धांत। तो क्या अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत के जनक कौन है, तो मैंने दो विकल्प तो काट दिए हैं कि गुथरी समीपता का सिद्धांत दिया है और कूट लेविन ने छिद का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो विकल्प है वो बताइए। जो क्लार्क हल है इसका सही विकल्प हो जाएगा क्लार्क हल। तो जो भी विकल्प भी लगा रहे हैं वो सही हैं। इसका जो विकल्प है कि जो अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत है वो क्लार्क हल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 का सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अधिगम। मैंने बताया था अधिगम टॉपिक से टेट में 8 से 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, विस्तृत टॉपिक है। अधिगम की परिभाषा क्या होती है कि अधिगम 3 तरह से अगर होता है तो ही स्थायी होगा। अभ्यास, प्रशिक्षण और अभ्यास, प्रशिक्षण और एक और है अभ्यास, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण और ये 3 हैं। प्रशिक्षण है, अभ्यास है और अनुभव है। ये 3 चीज़ों से अगर आप में परिवर्तन आता है तो वो अधिगम है। बकाया किसी भी चीज़ से परिवर्तन आता है तो वो अस्थायी परिवर्तन है। जैसे पूछा जाता है परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन कैसा है, तो ये अस्थायी है, मैच्योरिटी है। बीमारी के कारण परिवर्तन आता है, आप बीमार हैं, परिवर्तन आ गया आपके अधिगम में, तो वो अधिगम नहीं माना जाएगा, है ना। तो अधिगम 3 ही तरीकों से माना जाता है, प्रशिक्षण के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, या अनुभव के माध्यम से। इन 3 कारणों से ही अधिगम माना जाता है कि तभी अधिगम होता है। अधिगम की परिभाषा ही है कि अधिगम अगर 3 कारणों से आता है तभी अधिगम माना जाएगा। बकाया किसी भी चीज़ से अधिगम हो तो वो अस्थायी परिवर्तन होता है। तो अधिगम से टॉपिक से था कि अधिगम तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प का चुनाव करें।
तो अधिगम तुरंत हो जाता है, इसका सही विकल्प हो जाएगा 25 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर जो क्रिया कहलाती है वो कौन सी क्रिया कहलाती है? क्या अनुबंधित क्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया या जो विभक्त अनुक्रिया या अदृश्य अनुक्रिया? पावलाव से टेट में 1 नंबर जरूर बनेगा, मेरा मानना है, और इम्पोर्टेंट भी हैं इवान पी पावलाव, इवान पी पेट्रोविक, है ना। तो इवान पी पावलाव ये बहुत ही मतलब इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये रूसी शास्त्री थे, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। पहला ही क्वेश्चन बनता है ये किस देश के थे, तो रूसी जो वैज्ञानिक थे। इन्हें बेहद ही इम्पोर्टेंट है कि इन्हें अनुबंधन का जनक भी माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि अनुबंधन का जनक है वो किन्हें माना जाता है, तो पावलाव को ही माना जाता है अनुबंधन का जनक। और ये रूसी शास्त्री थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1904 में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किस मनोवैज्ञानिक को दिया गया था, तो वो दिया गया था पावलाव को 1904 में। ये बातें शायद 1 नंबर दिला दें, बड़े ही इत्मीनान से सुन लेना। इतना पर्याप्त स्पेस नहीं है कि मैं पूरी बातें लिख पाऊँ। कि ये पावलाव जो थे ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, पहला क्वेश्चन बनेगा। और इन्हें अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुबंधन का जनक किन्हें माना जाता है, तो पावलाव को माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, तो 1904 में थे पावलाव साहब, इन्हें ही दिया गया था। और पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये भी ध्यान रखना। पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, है ना। ये बहुत ही अच्छा है। और इनकी एक पुस्तक भी पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल रिफ्लेक्सिव। पुस्तक का नाम है कंडीशनल रिफ्लेक्सिव। मैं फिर से एक एक पॉइंट को दोहरा देता हूँ, जो भी साथी लिख रहे हैं वो नोट कर सकते हैं कि ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। पहला क्वेश्चन पावलाव से, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें अनुबंधन का जनक भी माना जाता है पावलाव को। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? 1904 में पावलाव साहब को नवाजा गया। और इन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो मछली और कुत्ते पर प्रयोग किया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट है पावलाव साहब। अब अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 था, क्या कह रहा है? इसका सही विकल्प हो जाएगा जो अनुबंधित अनुक्रिया है, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। है क्या कह रहा है कि स्किनर ने आंशिक पुनर्बलन के कितने सिद्धांत बताए हैं? ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जा सकता है ये, क्योंकि स्किनर के आंशिक पुनर्बलन के कितने सिद्धांत बताए हैं? स्किनर ने जो आंशिक पुनर्बलन था, है ना, पुनर्बलन से संबंधित ही हैं स्किनर साहब, रीफोर्समेंट। कितने सिद्धांत बताए हैं? क्या 4 हैं या 9 हैं, 7 हैं या 3 हैं? तो 27 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प ए लगा रहे हैं वो सही है। स्किनर ने 4 प्रकार बताए हैं आंशिक पुनर्बलन के। कितने प्रकार? 4। याद रखना, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। स्किनर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। क्या है कि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने प्रयोग किया था चूहा और कबूतर पर, है ना। चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था इन्होंने। अगर तुमसे पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, तो RS टाइप थ्योरी दी थी। RS टाइप थ्योरी दी थी। इसका मतलब होता है रिस्पॉन्स, मतलब अनुक्रिया, और इसका मतलब होता है स्टूमुलस, मतलब उद्दीपक, है ना। तो RS टाइप थ्योरी का मतलब होता है, मतलब अनुक्रिया और उद्दीपक थ्योरी किसने दी थी? तो स्किनर ने दी थी। और अगर यही क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन थे थोड़े बहुत कि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने किस थ्योरी को, सिद्धांत को दिया था? तो RS थ्योरी दी थी, मतलब इस R से बनेगा रिस्पॉन्स अनुक्रिया, और S से बनेगा स्टिमुलस उद्दीपक। इनकी एक पुस्तक भी पूछी जाती है जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर ऑफ द
ऑर्गेनिज्म, है ना। ये इनसे क्वेश्चंस थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए 4। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। ये शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन है, फिलोसफी से है। अरस्तु हुए, है ना, प्लूटो हुए, इन सब से के बारे में बताया गया है इसमें फिलोसफी में कि मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान किसने कहा है ना। तो क्या वो थे तुम्हारे रेबनी थे, प्लूटो थे, फुंट थे, स्किनर थे, कौन थे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नाम दे दिया, है ना। अगर पूछा जाए व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद के जनक हो जाएंगे तुम्हारे वॉटसन साहब, है ना। क्वेश्चन नंबर इसी में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसके सही विकल्प में हो जाएंगे प्लूटो, जिन्होंने कहा था आत्मा का विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है, ये कहा है प्लूटो साहब ने। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये किसने बताया था, क्या स्किनर ने या रायबर्थ ने या जेम्स ड्रेवर ने या वॉटसन ने। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये किसका कथन है। यह जेम्स ड्रेवर का है, वॉटसन का है, रायबर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही विकल्प का चुनाव करें। ये है कथन स्किनर का, ये स्किनर का कथन है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। वॉटसन से बता देते हैं कि वॉटसन ने व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं वॉटसन। और वॉटसन की एक परिभाषा खूब पूछी जाती है कि आप मुझे एक बच्चा दे दो, आप मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ऐसा वॉटसन ने बोला था कि आप मुझे केवल और केवल एक बच्चा दे दो, मैं उसे, आप जो कहेंगे मैं वो बना दूंगा, चोर, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक। तो ये कथन भी पूछा जाता है कि ये किसने कहा था, तो ये वॉटसन ने कहा था। और वॉटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर इतना ही पर्याप्त है, इसका सही विकल्प हो जाएगा स्किनर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। और पूरे वीडियो में मैंने लाइक और शेयर सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ही कीमती है। इस वजह से मैं पूरे वीडियो में कहीं नहीं कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब की, मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है। बस सब्सक्राइब और जो लाइक होता है, इससे हमारे और आपके बीच बॉन्डिंग का पता चलता है कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। इसका मतलब यही होता है, और कुछ मतलब नहीं होता है लाइक और शेयर सब्सक्राइब का। बस यही मतलब होता है कि मेरे साथ कितने लोग हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने मुझे पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, लास्ट सेशन है कि निम्नलिखित में से स्मृति का तत्व नहीं है। बहुत ही उम्दा और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्मृति का तत्व नहीं है। क्या अधिगम है, विभेदीकरण, धारणा और पहचान। स्मृति के तत्व से क्वेश्चन आता है, तो आप सभी लोग स्मृति टॉपिक को पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 30 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विभेदीकरण, यही नहीं है। तो 30 का बी था, जो कि सही है। अगर सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त था। पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।